अस्सलाम वालेकुम मरियम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज हम एक तालीमी सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के न्यू सिलेबस के मुताबिक डिज़ाइन की हुई किताब को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बजाय डायरेक्ट हम किताबी बातों की तरफ जाएं या किताब के चैप्टर्स की तरफ जाएं, मरियम मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि नेचुरल फिनोमेना क्या होता है मरियम? हम्म। कि नेचर खुद नेचर का अपना अ, फिनोमेना क्या है? फिनोमेना कोई भी अमल है, जैसा कि बारिश का होना। नेचुरल फिनोमेना कुदरती अमल, कोई भी कुदरती अमल। पौधे, सॉरी, जो पौधे हैं वो जमीन से उगते हैं, कुदरती तौर पे उगते हैं ना। जी। वो एक नेचुरल फिनोमेना है। सूरज का तुलू होना, गरूब होना, दिन होना, रात होना, स्टार्स का नजर आना, और इंसानों का, जानवरों का पैदा होना, मरना, ये सारे नेचुरल फिनोमेना है ना। जी। तो इन नेचुरल फिनोमेना को देखकर हम इंसान हमेशा से ही क्यूरियस रहे। हमारे जहन में इनके बारे में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं। ठीक है, कि आपने वो दरमियान में एक वर्ड कहा था, क्यों ये पंखा क्यों चल रहा है। दैट क्यों वाज द बेसिक साइंस। कि उन्होंने सवाल किया कि ये सूरज तुलू क्यों हो रहा है, गरूब क्यों हो रहा है। अगर तुलू और गरूब हो रहा है तो एक ही सेंस से क्यों हो रहा है, किसी दूसरी साइड से तुलू या गरूब क्यों नहीं हो जाता। ये क्यों वाला फैक्टर सामने आया। ठीक है। जी। तो जब क्यों लोगों ने सवाल करना शुरू किए हैं, तो उनके कुछ ना कुछ जवाब भी इकट्ठे हुए। लोगों ने अपनी अपनी सेंस, अपने अपने अक्ल के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड किया सवालों को। और रिस्पॉन्स करने के दौरान जो जवाबात इकट्ठे हो रहे थे, उससे बेतहाशा इल्म इकट्ठा हो रहा था, है ना। जी। तो वो इल्म जो 18 सेंचुरी से पहले पहले लोगों ने नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके, मटेरियल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके इकट्ठा किया, उसको 18 सेंचुरी से पहले पहले सिर्फ एक नाम दिया गया। और वो नाम है क्या? नेचुरल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ नेचर। ठीक है। जी। अब इस नेचुरल फिलोसफी के अंदर कौन सा इल्म है? अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हर चीज के मुतालिक इल्म है। जानदार, बेजान, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और नेचर, नेचुरल फिनोमेना के मुतालिक हर किस्म का इल्म इकट्ठा करके जो एक नाम दिया गया, वो है नेचुरल फिलोसफी। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आजकल जो हम इतनी मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस पढ़ रहे हैं ना, उसका स्टार्ट ही 18 सेंचुरी से हुआ है, कहीं ना कहीं। ठीक है। ज्यादातर जो जी। मतलब मॉडर्न जो साइंस सामने आई है ना, वो 18 सेंचुरी के बाद बाद आई है। ठीक है। उससे पहले इतनी तेजी से तरक्की नहीं की थी साइंस ने जितनी 18 सेंचुरी के बाद हुई। ठीक है। जी। तो अब हमें पता चला कि 18 सेंचुरी के से पहले का जितना भी इल्म है उसको रखा गया है नेचुरल फिलोसफी में। तो नेचुरल फिलोसफी 18 सेंचुरी के स्टार्ट होते ही नेचुरल फिलोसफी के अंदर इतना ज्यादा इल्म का इजाफा हो गया था बाय द स्टार्ट ऑफ 18 सेंचुरी, कि नेचुरल फिलोसफी को दो हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी महसूस किया साइंटिस्ट लोगों ने। तो नेचुरल फिलोसफी को दो हिस्सों में तकसीम किया। उनमें से पहला जो हिस्सा है वो है फिजिकल साइंसेज, उसको फिजिकल साइंसेज कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंसेज। तो नेचुरल फिलोसफी के कितने हिस्से बने? दो। पहला फिजिकल साइंसेज, दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेज। अब ह्यूमन क्यूरियोसिटी है कि नेचुरल फिलोसफी के दो हिस्से बने तो किस बेस पे बने। तो वो इल्म जो नॉन लिविंग थिंग्स के मुतालिक था, द नॉलेज अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारे का सारा रखा गया फिजिकल साइंसेज में। ठीक है। जी। अब आप खुद ही बता सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में कौन सा इल्म रखा गया होगा। लिविंग थिंग्स के बारे में। अबाउट लिविंग थिंग्स। और ये काम कब हो रहा है? 18 सेंचुरी के बाद। नो, 18 सेंचुरी के स्टार्ट स्टार्ट में।
18वीं जी सेंचुरी कब स्टार्ट होगी पता है आपको? जब 1700 ईयर, ये जो 1700 है ये कंप्लीट हो जाएगा और उससे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, 1701 की बात शुरू हो जाएगी। तो ये 18 सेंचुरी का स्टार्ट है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री जी की बुक्स में पता लगाएंगे ना, तो साइंस के बारे में जो इल्म, ज्यादातर इल्म होगा वो 17 सेंचुरी, 1600 से बाद, 18 सेंचुरी और 18 सेंचुरी के बाद की बातें और बाद के साइंटिस्ट नजर आएंगे आपको। वो इन ईयर्स में काम कर रहे थे, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 और फिर 20th और अब 21st की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा साइंस ने तरक्की की है इस दौरान, 18 सेंचुरी के बाद 18 सेंचुरी के स्टार्ट होने से अब तक। ठीक है, जी तो जैसे ही 18 सेंचुरी का इख्तिताम हुआ, एंड होने को आई, यानी कि 1799, 1791, 92, 93 का टाइम आया, उस वक्त तक उस सदी में इस फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में बेतहाशा इजाफा हो चुका था, इल्म का बहुत इजाफा हो चुका था। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज को भी मजीद सब डिवाइड करने की तरगीब दी, सब डिवाइड किया इनको। और हमारे जो फिजिकल साइंसेज का इल्म था उसको मजीद 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। और कब किया गया? बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। फिजिकल साइंसेज के इल्म को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 5 5। उनमें से पहला सब्जेक्ट, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट जो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिजिक्स। ठीक है, जी दूसरा है केमिस्ट्री, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जियोलॉजी, थर्ड वन, मेट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो फिजिकल जी साइंसेज के कितने हिस्से बने? 5 कौन कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी मेट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। शाबाश, कब बने? एंड ऑफ 18th सेंचुरी। हाँ जी, जब 18th सेंचुरी का इख्तिताम हो रहा था। ठीक है, तो अब हमें ओरिजिन पता चल गया कि हमारे फिजिक्स के सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है, ये वजूद में कहाँ से आया। हम्म, अब अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स का सब्जेक्ट कब बना, मीन इसको फिजिक्स अलहदा से नाम कब दिया गया, तो कब दिया गया? एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। शाबाश। और ये उससे पहले किस चीज का हिस्सा था इसका इल्म? फिजिकल साइंस और फिजिकल साइंसेज किस चीज का हिस्सा था? नेचुरल फिलोसफी। शाबाश। और नेचुरल फिलोसफी का इल्म कहाँ से आया? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके। गुड गुड गुड। तो अब हमें काफी क्लैरिटी आई कि हम यहाँ तक जो पहुंचे में फिजिक्स तक, वो कैसे कैसे पहुंचे में। तो अब बात आ गई है जी फिजिक्स की। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आपने 9th से ही पढ़ी होगी, क्या फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, बता सकती हैं आप? डोंट वरी, इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन से सर आई डोंट रिमेम्बर इट, यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जी तो फिजिक्स होता है हम्म, स्टडी ऑफ मैटर और मैटर का रिलेशन एक दूसरे के साथ और स्टडी ऑफ एनर्जी शाबाश, और गुड वन। तो फिजिक्स जो है वो असल में मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन का नाम है, सही है? जी The branch of science जी which deals with the study of matter and energy and their mutual interaction is called physics। ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की होगी 9th क्लास में, 10th में। मैंने ये जी कंप्लीट लिखी भी नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। अब मेरा एक सवाल जी है आपसे कि फिजिक्स को मैटर और एनर्जी की बेस पर ही क्यों डिफाइन किया गया? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मैटर क्या होता है, और इज मैटर?
हम्म किसी भी चीज जिसका मास होता है और वो और वॉल्यूम होता है। गुड गुड, सही पहुंच रही हैं आप। एनीथिंग विच इज mass and occupies space, राइट। अच्छा जी। मैटर, मुझे बताओ कि आप लैपटॉप पे क्लास अटेंड कर रही हैं? जी सर। ओके, आपका लैपटॉप मैटर है? जी। ओके, अर्थ मैटर है? जी। स्टार्स मैटर है? जी। गुड। गैलेक्सीज मैटर है? यस दे आर मैटर, वो मैटर जी। ही है। सही है। तो फिजिक्स जी। जो है ना मोस्ट फंडामेंटल साइंस कहलाती है, और वो नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स को जब हम देखते हैं तो वो मोस्टली मेनली कंपोज हुई भी नजर आती है इन्हीं दो चीजों से, मैटर और एनर्जी। ठीक है। जी। तो इस वजह से हम फिजिक्स, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ साइंसेज है, तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं उन्हीं बेसिक चीजों की बेस पर जिनसे मिलकर ये कायनात, ये यूनिवर्स बनी हुई है। ठीक है। जी। और वो है मैटर एंड एनर्जी। तो जब हमें फिजिक्स की डेफिनेशन का पता चल गया, तो अब हम डायरेक्टली डाइव इन कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस की तरफ। आज का ये जो लेक्चर है ना, ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आपको काफ़ी पुरानी बातें क्लियर हो रही होंगी, और अब आगे की बातें स्टार्ट होंगी जो हमने करनी है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का इस साल सिलेबस चेंज हुआ है? जी सर। जी, पिछले साल जो था ना, उस फिजिक्स के सिलेबस में सिर्फ 10 चैप्टर्स थे। ठीक है। और उसमें मॉडर्न टच बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो फिजिक्स की बुक बनी है वो मुझे पसंद आ रही है। उसमें माशाल्लाह काफ़ी नई बातें हमारे स्टूडेंट्स के सामने आएंगी, और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी लोगों की। हाँ जी, हमारी जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसके 14 चैप्टर्स हैं। उन 14 चैप्टर्स में से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसके बारे में नाइन्थ क्लास में भी आपने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आपने फिजिकल क्वांटिटीज को जाना होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और उनको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच एंड मीटर रॉड, मेजरिंग सिलेंडर, इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा होगा। ठीक है। जी। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी कुछ उन्हीं क्वांटिटी से रिलेटेड बातें होंगी इस चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स के बारे में भी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ बता सकती हैं वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर क्या होते हैं? ओके, वेक्टर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ये आपके जहन में बात ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बस एक छोटी सी गलती कर रही हैं, और वो है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो इन वेक्टर्स को हम डिटेल में जानेंगे चैप्टर 2 में। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन असल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। तो उन मोशन, उस किस्म की मोशन को हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर विच रिलेट्स विद रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। थर्ड चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे, उनकी मोशन को स्टडी कर रहे थे। बट इन द फोर्थ चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल और इन अ सर्कुलर ट्रे, या वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह जी। हमारी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। जिस तरह के हमारे घर का दरवाजा एक एक्सिस के गिर्द घूमता है जब हम उसको बंद करते हैं या ओपन करते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारा पंखा घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इस किस्म की मोशन को हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 में। नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटिंग द वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। आप आपने चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास का
पढ़ा होगा, वर्क एंड एनर्जी से भी रिलेटेड था। तो यहाँ पर भी हम वर्क की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, उसकी फॉर्म की बात करेंगे। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं कि जो 9th क्लास है, 9th क्लास के चैप्टर्स हैं वो हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के प्री रेक्विजिट कहलाते हैं। प्री रेक्विजिट होते हैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे हम नए जी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं। तो कुछ बातें 9th वाली होंगी यहाँ पे, कुछ नई बातें होंगी, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट सर। चैप्टर रिलेट द फ्लूइड मैकेनिक्स, के जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लूइड कहते हैं एयर यानी गैस प्लस लिक्विड, हर वो चीज जो फ्लो कर जी सकती है उसको फ्लूइड कहते हैं। अब हवा है वो भी फ्लो कर रही है, पानी है वो भी फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड के अंदर हवा और मीन्स गैसेस और लिक्विड, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। तो उनकी मोशन को स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, कि जब सॉलिड्स के ऊपर हम स्ट्रेस या अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर क्या क्या बिगाड़ पैदा होता है, डिफॉर्मेशन पैदा होती है। 8th चैप्टर विल बी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें बताएगा कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। जी हम खुद सांस कैसे लेते हैं, अगर हम सुबह खाना खाएं और शाम तक खाना दोबारा ना खाएं तो हमारी बॉडी को दोबारा खाने की क्यों जरूरत महसूस होती है, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 विच इज रिलेटिंग टू द वेव्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ही हमें पता चलेगा कि मेरी आवाज सऊदी अरब कैसे पहुंच रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जी ठीक है। जी चैप्टर नंबर 10 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा, अभी आपने रिसेंटली पेपर्स दिए। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसको हम जी फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 10 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। इसकी काफ़ी सारी बातें आपको पहले से भी पता होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक और नाम भी दिया जाता है, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या चीज़? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जी तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जी मैग्नेटिज्म, करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेट की बात की जाएगी। ये भी आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है, चैप्टर 10 कह रहा हूँ, 10th क्लास में पढ़ा है, जहाँ पर आपने मोटर के बनने की बात पढ़ी होगी। जी मोटर कैसे काम करती है, डीसी एसी मोटर, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, वहां पर मैग्नेटिज्म की बात हो रही थी। उसके जी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेटिविटी। ये वाले जो 3 चैप्टर्स है ना, बल्कि 4 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और रिलेटिविटी, और उसके नेक्स्ट पार्टिकल फिजिक्स है। ये चैप्टर्स जो है ना, ये 5 चैप्टर्स पिछले साल की फिजिक्स में नहीं थे, ठीक है, ये नए चैप्टर्स है। जी रिलेटिविटी आपको बताएगी कि टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है कभी? जी सर सुना क्या है। है, क्या है, डोरेमोन को देखती होंगी। नहीं देखती सर, वैसे ही सुना है। जैसे अगर हम हम्म अभी हम जिस साथ में बैठे हैं, हम उससे कई अर्सा पीछे चले जाएं या फिर आगे चले जाएं। हम्म, हाँ जी, तो रिलेटिविटी जो है ना, ये हमें बताएगी कि टाइम ट्रेवल एक थ्योरी पेश करती है। उस थ्योरी के जरिए हमें पता चलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे, स्पीड ऑफ लाइट का पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की। अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो उसके लिए टाइम गुजरना बंद हो जाता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करना शुरू कर दे तो टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है, हम पास में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जी तो रिलेटिविटी हमें रिलेटिव मोशन बताएगी।
बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इधर। और द लास्ट चैप्टर इज अबाउट पार्टिकल फिजिक्स। इंसान है ना, इंसान हमेशा से इस चीज की तलाश में रहा है कि हम बने किस चीज से हैं। तो उसकी तलाश में लगे रहने की वजह से हमें एटम का पता चला। फिर पता चला कि एटम के अंदर तो न्यूक्लियस भी है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, वो भाई उसमें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। फिर क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस चीज से बने हुए हैं, उनका पता चला वो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से बने हुए हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स रिलेट करती है उस अल्टीमेट पार्टिकल की तलाश को जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एटम, न्यूक्लियस या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना हुआ है। अल्टीमेट पार्टिकल की तलाश पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है। ठीक है। जी। तो that was a brief introduction of our 14 chapters which we will be going to discuss also the next session। इंशाल्लाह हम कल प्रॉपरली अपना स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज वाला चैप्टर। ठीक है, आपको आइडिया हुआ होगा कि हम इस जर्नी में कितना आगे जाने वाले हैं। जी ठीक है सर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।